वक्फ बिल पर देश के मौलाना आपस में बंट गए हैं। जमीयत और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े मौलाना बयानों में सरकार के खिलाफ आग उगल रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी और मौलाना मुजम्मिल ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। जुमे पर इस तरह के बयानों से माहौल बहुत गर्म हो गया है। दूसरी तरफ मौलाना अब्दुल्ला सलीम, मौलाना उस्मान रहमानी लुधियानवी, मौलाना साजिद रशीदी और मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने वक्फ बिल पास होने पर सरकार को बधाई देते हुए बेहद गंभीर आरोप उन मौलानाओं पर लगाए हैं जो वक्फ बिल पर शाहीन बाग बनाने की धमकी दे रहे हैं। वक्फ के नाम पर लूट खसोट और बेशकीमती जमीनों पर भूमाफिया के कब्जों का सच क्या है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। अगर वक्फ बोर्ड चाहता तो भारत के मुसलमानों की तकदीर बदल सकता था, लेकिन नहीं जनाब, बेच बेच कर आलीशान बिल्डिंग बनाए। ऐसे नहीं बोल रहा हूं, हकीकत है, प्रूफ है, दलाइल हैं। वक्फ की प्रॉपर्टी पर डाका किसने डाला? वक्फ के नाम पर मुसलमानों का हक किसने लूटा? वक्फ की प्रॉपर्टी को हेरा फेरी पर किसने बेचा? वक्फ बिल पर देश का मुसलमान किसके साथ? जी, हमारे लिए तो बड़ी खुशी का दिन है कि आज ये वक्फ बिल जो है पास हो गया है, जिस पर लैंड माफिया लोग ने कब्जा करके रखे थे तकरीबन 75 सालों से। इसको बेच दे रहे थे, खा ले रहे थे बेच के। अब कोई लैंड माफिया ज़मीन को बेच नहीं पाएगा। वक्फ बिल पर हाय तौबा कौन मचा रहा है? बीजेपी के नाम पर मुसलमानों को कौन डरा रहा है? वक्फ बिल पर देश के मौलाना किसके साथ हैं? कई ऐसे लोग हैं जो भाजपा का नाम लेके मुसलमानों को डरा के अपनी रोटियां सेक रहे हैं। इनसे ये पूछो, अगर इतना ही पेट में दर्द था तो जब इन गरीब लोगों के घरों पर बिल्डोजर चलाए गए तब तुम कहां थे पूरे मुल्क में? तब तुमने जगह जगह जाकर क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की? मुसलमानों को वोट बैंक समझने वाले दलों को क्या बिल से झटका लगेगा? क्या मुस्लिम वोट पर जिंदा पार्टियों को जमानत बचाने के लिए लाले पड़ जाएंगे? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा, ये सब हमारी उस पे तो जिंदा है, हमारे वोटों पे। अगर मुसलमान वोट ना दें इनको तो इनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। 37 सीटें जो समाजवादी पार्टी की आई हैं वो सब मुसलमानों के दल पे आई हैं। और ये समझिएगा कि यादव ने खुद उनको वोट नहीं दिया, यादव ने वोट नहीं किया यूपी में, मुसलमानों ने भर भर के किया है। आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में जितनी सीटें केजरीवाल को आई हैं वो 74% जो मुसलमानों ने वोट किया है उसकी वजह से आई हैं। नहीं तो अगर ये मुसलमान वोट नहीं करते उसको तो 0/0 हो जाता। वक्फ बिल पर देश का आम मुसलमान, देश का पसमानदा मुसलमान, देश का गरीब मुसलमान, शिक्षा से वंचित मुसलमान, मेहनत मजदूरी करने वाला मुसलमान हैप्पी मूड में है। कहीं पटाखे फोड़े जा रहे हैं, कहीं मिठाइयां बांटी जा रही हैं। अभी तक देश के आम मुसलमानों को यह पता तक नहीं था कि वक्फ बोर्ड से कोई फायदा भी होता है। उन्हें तो बस इतना पता था कि वक्फ बोर्ड मस्जिदों, खानकाहों और कब्रिस्तान की देखभाल करता है। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी प्रॉपर्टी है और उससे कितनी कमाई होती है। इसी बात का फायदा अरशद मदनी, महमूद मदनी और ओवैसी जैसे चंद लोग उठा रहे थे। मोदी सरकार जब आम मुसलमानों के हितों के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल ले आई तो इन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा हाय तौबा मचाया। अरशद मदनी और महमूद मदनी ने सड़क पर संग्राम और ना जाने किस किस चीज की धमकी सरकार को दे डाली। बिल से अरशद मदनी और महमूद मदनी को सबसे ज्यादा मिर्ची क्यों लगी? इसका खुलासा ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने किया। अरशद मदनी ने आईटीओ पर 1 बीघा वक्फ जमीन पर दफ्तर खोल रखा है। महमूद मदनी ने आईटीओ पर ही 2 बीघा जमीन घेर रखी है। यह जमीन वक्फ बोर्ड की है जिसकी कीमत कई 100 करोड़ है। अगर इसका किराया वसूला जाए तो लाखों में जाएगा। दोनों से वक्फ बोर्ड को इसका एक ढेला भी नहीं मिलता है।
दो बड़ी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद। जमीयत उलमा हिंद तंजीम एक है, उसके सदर दो हैं, और दोनों ने वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर अपने अपने बड़े बड़े दफ्तर बना रखे हैं। और आईटीओ पर जो प्राइम लोकेशन है दिल्ली का, उस प्राइम लोकेशन पे वो दफ्तर हैं जिनकी मालियत करोड़ों रुपए में, कई सौ करोड़ रुपए का एक दफ्तर। 1 बीघा जमीन मौलाना अरशद मदनी के पास है, 2 बीघे के करीब जमीन मौलाना महमूद मदनी के पास है, जिनकी सैकड़ों करोड़ में जिनकी वैल्यू है। उसका वो किराया भी नहीं देते और उसको छोड़ते भी नहीं। और यही लोग ज्यादा हाय हुल्ला कर रहे हैं कि वक्फ बिल में संशोधन क्यों आ रहा है। सवाल ये है कि जब हम अपनी प्रॉपर्टी के खुद दुश्मन हैं, हमने अपनी प्रॉपर्टी को कब्जा कर रखा है और हम वक्फ बोर्ड को उसका किराया तक नहीं देते। जमीयत से अगर कोई पूछे कितने बच्चों को आप स्कॉलरशिप देते हो, कितनी बेवाओं को पेंशन देते हो, आपने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में कर रखी है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मुसलमानों को सोचना पड़ेगा। वक्फ की जमीन लूटने, बेचने, उसकी कमाई हड़पने का खेल ना तो नया है और ना ही दिल्ली तक सीमित है। संसद में वक्फ बिल फाड़ने वाले ओवैसी के शहर हैदराबाद में वक्फ के नाम पर महालूट का आरोप मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने लगाया। मौलाना का दावा है कि हैदराबाद में वक्फ की एक प्रॉपर्टी का किराया 25,000 रुपए महीना है। वक्फ बोर्ड को सिर्फ 2,500 रुपए मिलते हैं। 22,500 हैदराबाद के वक्फ बोर्ड पर कब्जा जमाए बैठे लोग खा जाते हैं। यह सिर्फ एक बिल्डिंग का हाल है। सोचिए, निजामों की राजधानी हैदराबाद में तो सैकड़ों वक्फ प्रॉपर्टी है, तो वहां कितनी बड़ी लूट हो रही है। वक्फ की जमीन बेची जा सकती है? नहीं बेची जा सकती। आपकी मस्जिद की जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी मुतवल्ली नहीं बेच सकता। मदरसे की जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी ये मोहतमिम नहीं बेच सकता। लेकिन बेची गई, करोड़ों की आमदनी है। हैदराबाद में एक बिल्डिंग का किराया 25,000 रुपए है महीने का, लेकिन उसका वक्फ बोर्ड के फॉर्म में सिर्फ 2,500 लिखा जाता, बाकी 22,500 रुपए पॉकेट में जाता। कौन है बेईमान? हम और आप हैं बेईमान। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट के मदरसों को बंद करने का ऐलान किया हाई कोर्ट ने। याचिका किसने दाखिल की? किसी हिंदू भाई ने? नहीं, मदरसों को बंद करने के लिए याचिका दाखिल की किसने? 5 लोगों ने, 5 में से 4 मुसलमान था याचिका दाखिल करने वाला। 1970 से लेकर सन 2002 तक सिर्फ सूबे महाराष्ट्र के अंदर, सिर्फ एक छोटे से सूबे में 70,000 एकड़ जमीनें बेची गई। बेचने वाला कोई योगी और मोदी, आरएसएस, बजरंग दल के लोग नहीं थे। बेचने वाला मुस्लिम कौम के रहबर और रहनुमा थे। दिल्ली, हैदराबाद की चंद नजीरें तो आपने मौलानाओं की जुबानी सुन ली। अब आपको बिहार का भी हाल समझ लेना चाहिए, जहां इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहां भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत के दोनों धड़े और कई मौलाना वक्फ बिल पर मरने मारने की बातें करके मुसलमानों को सड़क पर उतारना चाहते हैं। लेकिन मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने उनकी पोल खोल दी। एक घर है, मिसाल के तौर पर आपके शहर कटिहार में वक्फ का घर है, बिल्डिंग है। उसका किराया अब से 50 साल पहले, उस घर का 50 साल पहले 100 रुपए रखा गया। 50 साल पहले का किराया आज 100 ही रुपए दिया जा रहा। हालांकि उसका मौजूदा किराया 25,000 रुपए हो गया। 25,000 रुपए लेता है किराया कौन? जो वक्फ का जिम्मेदार है, लेकिन वक्फ की रजिस्टर्ड में सिर्फ 100 रुपए लिखता है। अल्लाह का अजाब आएगा कि नहीं आएगा? आप कहेंगे कि मौलाना मिस्टर मोदी जी कानून लेकर आए, हम विरोध करेंगे। अरे हमारा अमल दावत देता है उनको कानून बनाने पर। उसका मिनिस्टर ने क्या कहा? मुसलमानों के पास जो 9.5 लाख एकड़ जमीन है, उनमें सालाना जो इनकम आना चाहिए वो 9.5 लाख हजार करोड़ जमा होना चाहिए। उनके हिसाब से नहीं हो रहा इतना पैसा जमा। अगर हमारे मुल्क हिंदुस्तान की वक्फ की प्रॉपर्टी की आमदनी को जमा किया जाए तो हम भारत के अंदर 10 दिन तक पूरे भारत के लोगों को बिठाकर खाना खिला सकते हैं, इतनी आमदनी।
वक्त की प्रॉपर्टी को अपनी निजी प्रॉपर्टी समझने वाले यही मौलाना और नेता अब बेचैन हैं। उन्हें डर है कि 70 साल से वक्त की प्रॉपर्टी से जो कमाई कर रहे थे कहीं वो छिन न जाए, कहीं उसका हिसाब किताब ना देना पड़े। इसलिए बिल के नाम पर बवाल करो और गरीब मुसलमानों को सड़क पर उतार दो। माया ये मत बताओ कि वक्फ तरमीमी बिल में ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। मुतवल्ली नहीं मालिक बन सकते, उनमें नहीं इतनी हिम्मत की वक्फ की जायदाद को बेच के दिखा दे। वक्फ बोर्ड नहीं रजिस्ट्री करवा सकता, बाकियों को तो छोड़ो। वक्त पर मोदी विरोधी नैरेटिव बनाने वालों को यूपी के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने भी जोर का झटका धीरे से दिया है। बरेली के मौलाना ने जो कहा वो देश के मुसलमानों को गौर से देखना और सुनना चाहिए। शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल का पास होना बुराई पर अच्छाई की जीत है। पहले वक्फ पर काबिज लोग भू माफिया की तरह काम करते थे, वक्फ की करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच देते थे। वक्फ की कमाई से जो पैसा गरीब मुसलमानों को मिलना चाहिए था वो अपनी जेब में रख लेते थे। वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में पास हो चुका है। मैं तमाम उन मेंबरान पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस बिल के पक्ष में वोटिंग की, और मैं भारत सरकार को भी मुबारकबाद देता हूं कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया, बुराई के खात्मे के लिए एक अच्छी पहल की। होता ये था कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो लोग भी इस बॉडी पे काबिज होते थे, ये भू माफियाओं से मिल करके करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच देते थे, खुर्द-बुर्द करते थे। वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम नहीं होता था। वाकिफ की मंशा ये थी कि उससे होने वाली आमदनी गरीब, कमजोर, बेवा और यतीम मुसलमानों पर खर्च की जाए, मगर ये तमाम चीजें न हो करके ये सब अपनी पॉकेट में जाती थीं। मगर अब वक्फ संशोधन बिल के पास हो जाने पर हमें उम्मीद जगी है कि इंशाअल्लाह कुछ अच्छा काम होगा और गरीब मुसलमानों की आर्थिक तंगी में एक जबरदस्त इनकलाब आएगा। देश में रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। रेलवे के पास 33 लाख एकड़ जमीन है, सेना के पास 17 लाख एकड़ जमीन है, वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। वक्फ के पास अचल संपत्ति, खेत, मकान, मस्जिद, दुकान के नाम पर 8.73 लाख एकड़ जमीन है। इससे सालाना करीब 200 करोड़ रुपए की कमाई हर साल होती है। देश के कई मौलाना उन पार्टियों और मुस्लिम जमातों से इस अकूत कमाई का हिसाब पूछ रहे हैं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने पूछा कि क्या आजादी के बाद इन प्रॉपर्टियों का मुसलमानों के हित में इस्तेमाल हुआ? क्या इन प्रॉपर्टियों से मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप मिली? क्या इनसे मुस्लिम समाज की बेवाओं, यतीमों के लिए काम किया गया? अगर हां तो हिसाब दें, अगर नहीं तो बताएं कि पैसा कहां खर्च हुआ। जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं और जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसको लेकर बड़ा हाय हुल्ला कर रही हैं, उनके लिए कुछ सवालात हैं। सवाल ये है कि अब से पहले जो पार्टियां रोल कर रही थी, कांग्रेस है, समाजवादी है, कोई भी है, क्या उनके वक्त में इन प्रॉपर्टियों का मुसलमानों के लिए इस्तेमाल हुआ? क्या इन प्रॉपर्टियों से मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप मिली? क्या इन प्रॉपर्टियों से बेवाओं को, यतीमों को कोई कहीं काम किया गया? पहले भी ये प्रॉपर्टियां सरकारों के पास थी और सरकार ही उसको रोल करती थी। सरकार के ही चेयरमैन होते थे, सरकार के ही मेंबर होते थे और वो अपनी मर्जी से इन प्रॉपर्टियों को किसी को भी नीलाम कर देते थे। बहुत सारी प्रॉपर्टियां, चूंकि मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में तकरीबन 250 बीघे जमीन वो सरकारों के पास है। केंद्र सरकार के पास है, उसकी एजेंसियों के पास है, दिल्ली सरकार के पास है, उसकी एजेंसियों के पास है। उनका ना तो सरकार किराया देती है और ना उनको छोड़ती है। तो जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, उनको पहले तो ये चाहिए था कि जब ये प्रॉपर्टियां सरकार ले रही थी, यानी वही पार्टियां ले रही थी जो आज इसका विरोध कर रही हैं, तो उनको चाहिए था या तो उनको वापस करती है, उनको उसका किराया देती, लेकिन उन्होंने नहीं दिया।
वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद अब सबको हिसाब देना पड़ेगा। यह कहकर काम नहीं चलेगा कि वक्फ मुसलमानों का जाति मामला है, इसमें सरकार दखल नहीं दे सकती। देश का आम मुसलमान भी यही चाहता है कि वक्फ का हिसाब किताब साफ हो, इसकी कमाई मुसलमानों और देश की भलाई में लगे। इसीलिए मुंबई से दिल्ली तक मुसलमान एक सुर में बोल रहा है, थैंक यू मोदी जी। नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, नहीं तो वक्फ बोर्ड तो आज तक पता ही नहीं चलता था आम मुसलमानों को कि वक्फ बोर्ड है क्या, इससे लाभ किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है, ये तो पता ही नहीं चलता था। आम मुसलमानों को तो पता ही, ये कुछ लोगों को पता चलता था वक्फ बोर्ड क्या है, उनसे उसका लाभ उन्हीं को मिलता था। बाकी अभी तक मैंने सुना ही नहीं कि वक्फ बोर्ड से किसी को लाभ मिला हो। असल में वक्फ का फ़ायदा अब मुसलमानों को मिलेगा, जो होता है वक्फ का फ़ायदा अब मिलेगा, क्योंकि अब जो भी इसकी एडिटिंग वगैरह जो भी होगा, कितना आया, कितना खर्चा हुआ, कितना बचा है, वो अब आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। ये तो वर्गलाने का काम करे। विपक्ष हमेशा हमारे खिलाफ ही जाए गई है, हमको वर्गलाई है, हमको हमेशा बहकावे में रखे वो अपना वोट बैंक हासिल करती रही है, लेकिन अब नहीं चलने वाला है। मोदी जी आ गए ना, मतलब संभव है उनका। सारी योजनाएं आपने हमें सक्षम करने के लिए दिया, हमें अपने पैरों पे खड़ा किया, हमें एक ताकत दी है आपने, तो हमारा आशीर्वाद, हमारा प्यार और हमारा साथ आपके साथ रहेगा हमेशा। थैंक यू मोदी जी। 3 तलाक पर कुछ मौलानाओं ने मुसलमानों को इसी तरह भड़काया और डराया था। अब वही काम वक्फ संशोधन बिल पर कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान अब उनके बहकावे में आने वाला नहीं है। वो समझ गया है कि सच कौन बोल रहा है और कौन उनसे खिलवाड़ कर रहा है।